नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे मोदी आए सौगात लाए। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भाजपा एक बार फिर से 2022 में मोदी मैजिक के सहारे सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून में विशाल जनसभा आयोजित की गई। प्रधानमंत्री की जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक और जहां उत्तराखंड से अपना गहरा लगाव बताया, साथ ही विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने इस दौरान धामी सरकार की पीठ भी थपथपाई। साथ ही प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड राज्य को 18,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी है। वहीं विपक्ष ने प्रधानमंत्री के देहरादून दौरे का विरोध किया है। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए काले झंडे दिखाए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। (2022) के विधानसभा चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18,000 करोड़ की सौगात दी है। उन्होंने सबसे पहले परेड मैदान में प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसके बाद उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने जिन योजनाओं का शिलान्यास किया उनमें 8,600 करोड़ की लागत से बनने वाला दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल है। जिन योजनाओं का लोकार्पण हुआ उन योजनाओं में 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना मुख्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से ठीक पहले देवभूमि उत्तराखंड को 15,728 करोड़ रुपए की 11 योजनाओं का शिलान्यास और 2,573 करोड़ की लागत से तैयार 7 योजनाओं का लोकार्पण किया। इसके बाद गढ़वाली बोली में अपना संबोधन शुरू कर पीएम मोदी ने उत्तराखंड की जनता तक अपनी बात पहुंचाई। को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भावना से सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य कृते मृग्या विक्रमादित्य राजस्य सौमेव मृगेंद्र दत्ता। अर्थात सिंह को जंगल का राजा नियुक्त करने के लिए न तो कोई अभिषेक किया जाता है, न कोई संस्कार किया जाता है। अपने गुण और पराक्रम से वह स्वयं अपना साम्राज्य प्राप्त करता है। यह श्लोक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर पूर्ण रूप से ठीक बैठता है। यह देवभूमि के शहरों को हेली सेवा से जोड़ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। भाइयों और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उत्तराखंड को दी गई 18,000 करोड़ की सौगात को बीजेपी ऐतिहासिक बता रही है, जबकि विपक्ष इसे सिर्फ एक चुनावी स्टंट बता रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से वादा खिलाफी की है। सत्ता में आते ही बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। इसके विरोध में कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का जमकर विरोध किया। महंगाई की मार जनता पे पड़ रही है और जनता त्रस्त है। और संविधान का मजाक, प्रशासन का मजाक देखिए, दफा 144 शहर में लगी है और मोदी जी की रैली हो रही है। ये तो संविधान है। ये धामी सरकार है कि दफा 144 लगा के प्रधानमंत्री की रैली लगा रही है। तो मुकदमा किस पे होना चाहिए ये आप सोचिए। ये सोचिए कि मुकदमा किस में होना चाहिए, संविधान की धाराओं में क्या लिखा है। आज
यूथ कांग्रेस ने, महिला कांग्रेस ने, महानगर के लोगों ने और हमारे साथियों ने गिरफ्तारी दी है महंगाई के ऊपर। सिटी बनाने की बात करी थी, बता दें कौन सी स्मार्ट सिटी एक भी अगर बन गई हो। इन्होंने वादा किया था कि हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, कहाँ है वो बुलेट ट्रेन। इन्होंने वादा किया था कि हम जो है हेली सेवा जो है शुरू करेंगे स्वास्थ्य को लेके, कहाँ है वो सेवा। इन्होंने कोविड के दौरान कहा था कि हम हर आदमी को जो है 4-4 लाख रुपए देंगे, 5 लाख, कहाँ है वो पैसा। तो ये तो घोषणाएं करने वाले लोग हैं, सिर्फ झूठी और कोरी घोषणाएं करते हैं। 18,000 करोड़ के शिलान्यास करें, लेकिन 18,000 करोड़ रुपये आ काम से मत से रहा, ये तो बता दें वो। कुल मिलाकर सत्ताधारी दल बीजेपी ने चुनावी तैयारियों के लिहाज से अपने विरोधियों को पीछे छोड़ दिया है। सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री के सहारे बीजेपी राज्य में एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगी? क्या राज्य में बीजेपी मिथक को तोड़कर 60+ के नारे को सफल बना पाएगी? सवाल तो ये भी है कि उत्तराखंड बीजेपी आज भी मोदी मैजिक के सहारे है। क्या 2022 में मोदी मैजिक काम करेगा? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिनके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। जी हाँ, तो आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं मोदी आए और सौगात लाए। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भाजपा एक बार फिर से 2022 में मोदी मैजिक के सहारे सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून में विशाल जनसभा आयोजित की गई, जिसमें काफी संख्या में लोग दिखाई दिए। पीएम मोदी ने आपको बता दें कि काफी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसमें मुख्य रूप से आपको बता दें कि करीब 1777 करोड़ रुपए की देवप्रयाग से श्रीकोट सड़क चौड़ीकरण का आज शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री ने। लाम बगड़ से भूस्खलन शमन परियोजना का आज उन्होंने शिलान्यास किया है, ताकि पर्यटन को उत्तराखंड में बढ़ावा मिल सके। हालांकि विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे का विरोध किया है और वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ गोपाल रावत जी, जो कि भाजपा नेता हैं, वो जुड़ चुके हैं, और कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह रावत जी यूकेडी नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत गोपाल जी मैं आपसे ही करूंगी। प्रधानमंत्री आए और आज सौगात लेकर आए हैं, क्या कहना है इसको लेकर? प्रधानमंत्री जी सौगात लेके आए हैं और सौगात देकर जाते हैं। पूरा देश मोदीमय है और मोदी जहां जहां जाते हैं वहां जनता उमड़ जाती है। और उत्तराखंड की देवभूमि में आज उन्हीं के आने का जश्न था, खुशी का माहौल था कि उत्तराखंड प्रदेश के में परेड ग्राउंड में मोदी जी ने जनसभा की और विशाल जन समुदाय, लोगों को स्थान नहीं था बैठने के लिए, नरमुंड ही नरमुंड सर्वत्र दिखाई दे रहे थे। ऐसे हमारे मोदी जी की महिमा और काम है इस देवभूमि के लिए। जी, उमा सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका उमा जी। उमा जी, मोदी जी आए, सौगात लाए, 18,000 करोड़ परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास कर गए। इससे पहले कई बार आए तो आपकी शिकायत थी कि आए और कुछ भी नहीं किया उत्तराखंड के लिए। देखिए, मोदी जी आए, मोदी जी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी का हम स्वागत करते हैं देवभूमि में। और लेकिन हमारा कहना सिर्फ इतना है कि आज लगभग 4.5 साल के बाद मोदी जी को उत्तराखंड में सौगातें देने की याद आ रही है, जबकि मुश्किल से 15 से 20 दिन बचे हैं धामी सरकार के पास। और जो क्या कहते हैं, जो 3 महीने के बाद आपके चुनाव होने वाले हैं, आपके पास टाइम कितना है कि मोदी जी के द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं ये सिर्फ शिलान्यास रह जाएंगी, ये सिर्फ घोषणाएं रह जाएंगी? क्या धामी सरकार के पास इतना टाइम है कि वो 1800 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतार सकेंगी? हमारा कहना सिर्फ इतना है कि मोदी जी को अगर ये 1800 करोड़ रुपए देने थे तो मार्च 2017 या अप्रैल 2017 में दे दिए होते, तो आज उत्तराखंड की स्थिति, उत्तराखंड की तस्वीर कुछ और होती। सिर्फ और सिर्फ चुनावी सभा, सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमले, सिर्फ और सिर्फ चुनावी झुंझुना आज उत्तराखंड को पकड़ाकर मोदी जी चले गए हैं। और मेरा एक प्रश्न और रहेगा रावत जी से, अगर इनकेस 2022 में बीजेपी की सरकार नहीं आती, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, यूकेडी, वोटेवर किसी की भी सरकार आती है, तो क्या तब भी ये 18,000 करोड़ का जो शिलान्यास आज मोदी जी करके गए हैं, विरोधी पार्टी की सरकार को आप उतने पैसे, उतना योजनाएं दे पाएंगे? जिस तरीके से हम दिल्ली में देखते हैं कि केंद्र सरकार जिस तरीके से दूसरी जो
विरोधी पार्टियों की जो राज्य सरकारें हैं उनके साथ बिल्कुल भी कदम ताल मिलाकर काम नहीं करती है। हमेशा केंद्र सरकार विरोधी पार्टी की राज्य सरकारों के साथ विरोध में काम करती है। जी। तो क्या माननीय मोदी जी को हम ये समझे कि अगर किसी विरोधी पार्टी की सरकार आ गई तो ये सारे शिलान्यास वापस हो जाएंगे? तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है वीरेन जी, मोदी जी आए, सौगात लेकर आए, 18,000 करोड़ परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास कर दिया। उमा जी ने तो अपनी बात कह दी, आपका क्या मानना? अभी यही मान रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी जुमला है? वीरेन जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और जो भारी भीड़ आज देखने को मिली, क्या लगता है आपको कि मोदी मैजिक एक बार फिर चलेगा उत्तराखंड में और जो मिथक है क्या वो दूर होगा? देखिए ऐसी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जी, मोदी जी का मैजिक तो उत्तराखंड में है ही। अभी मैं जब इस डिबेट के लिए ऑफिस से निकल रहा था और मैं तमाम लोगों से बात करते हुए जब लौट रहा था कि जो लोग टीवी के माध्यम से या मोबाइल पे मोदी का भाषण सुन रहे थे, प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे थे, और जब मैंने उन लोगों से बातचीत करी, उन लोगों से पूछा, इसके अलावा मैंने कुछ जगह फोन करके भी लोगों से जानना चाहा कि भाई आप लोगों ने इस चीज को सुना है, क्या लगता है। तो एक बड़ी बात जो है, जो हमेशा से रही है और जो मैं इस मंच पे पहले भी कहता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के उत्तराखंड की जनता में कोई नाराजगी नहीं। 2017 में भी जब वो आए थे तो उन्होंने उस समय भी ये बात कही थी और उत्तराखंड को लेकर के उन्होंने चार धाम की रोड रही हो या रेलवे जो ऋषिकेश कर्नाटक रेल मार्ग है या केदारनाथ का पुनर्निर्माण है या तमाम सारी चीजें हैं, उन पर उन्होंने काम किया और राज्य को उन्होंने दिया भी है। तो मोदी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से तो उत्तराखंड को कहीं ना कहीं लाभ ही हुआ है, हानि नहीं हुई है। लेकिन जो सवाल है वो उत्तराखंड की सरकार से है जी। और अक्सर जो बात निकल करके आती है, देखिए मोदी में वाणी का कौशल और संवाद का कौशल है। वो जिस तरीके से जनता से संवाद करते हैं, और आज आपने भाषण में उनके सुना होगा कि वो जनता से पूछ रहे थे कि इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, हुआ या नहीं हुआ। तो ये जो संवाद और परिसंवाद है जनता के साथ, उन्होंने अपने और जनता के पीछे बाकी सारे लोगों को हटा दिया। और यहां से जो लोग जा रहे थे तो वो कहीं ना कहीं अब सोचने पर मजबूर होंगे कि यार ये जो उन्होंने कहा, इन्होंने किया, गलती तो राज्य सरकार की रही। क्योंकि लोगों का, जब हम जनता से बात कर रहे थे तो जनता इस बात को लेकर के सहर्ष मान रही थी कि भाई डबल इंजन की सरकार में केंद्र का इंजन तो ठीक है, पर उत्तराखंड का इंजन जो है ये धुआं छोड़ता है, ये ठीक नहीं है। इसलिए यहाँ 3-3 इंजन बदल दिए, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र का एक ही इंजन काम कर रहा है, राज्य का इंजन काम नहीं कर रहा। तो इससे फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि जो योजनाएं जिस तरह की निकल करके आई हैं और राज्य में उनका लाभ राज्य को मिला भी है, लेकिन राज्य सरकारों की जो भूमिकाएं हैं वो कटघरे में खड़ी रहे हैं। आज भी अगर आपने देखा होगा कि पूरे भाषण में जिस तरह से मोदी जी का जो भाषण रहा, उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों पर कोई बात नहीं की जी। कारण क्या है कि राज्य सरकार की कोई ऐसी उपलब्धि रही भी नहीं है। उन्होंने अपने ही काम जो उन्होंने केंद्र पहले दिए थे, जो योजनाएं उत्तराखंड में दी थी, उन्हीं योजनाओं से जनता को जो लाभ प्राप्त हुआ है उसके बारे में, और जो केंद्रीभूत योजनाएं हैं उनके बारे में, और आज जो उन्होंने अपना लोकार्पण किया है उनके बारे में चर्चा की। लेकिन 5 साल ये पूरा होने को जा रहा है। 5 साल में जो उत्तराखंड की सरकार ने, जो 57 विधायकों की प्रचंड बहुमत सरकार ने, जो यहाँ के नीतिगत मामले थे, यहाँ के स्थानीय मुद्दे थे, उनको सुलझाने की दिशा में, उनके एक नई दिशा देने की, राज्य को नई दिशा देने की उसमें जो योजनाएं थी उनके बारे में कोई काम नहीं हुआ जी। तो ये कहीं ना कहीं फिर से एक बार मोदी जी का जादू तो है, जिस बात को इसमें मैंने जिस तरह से लोगों से बात की है तो उससे निकल करके आया है कि मोदी का जादू तो है, लेकिन ये मोदी का जादू उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा, राज्य की विधानसभा को लेकर, राज्य की सरकारों को लेकर के उत्तराखंड का वासी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो मोदी जी का मैजिक उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में लाभ देगा, ये एक बड़ा सवाल है जी। कुलदीप जी, आप यहाँ पर अभी उमा जी को सुन रहे थे। उमा जी इस बात को कह रही थी कि चुनाव में भी ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, और क्या ये योजनाएं धरातल पर पूरी हो पाएंगी या फिर ये सिर्फ शिलान्यास ही बने रह जाएंगे, या केंद्र आगे अगर किसी और की सरकार आती है तो क्या मदद करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं वो विरोधाभास जो है वो नजर आता है, ऐसा उमा जी अभी कह रही थी। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि वो विरोधी पक्ष के हैं
और उन्होंने इन चीजों पर सवाल उठाने चाहिए। और ये अच्छी बात भी है कि विरोधी पक्ष सवाल उठाता है, क्योंकि जब तक विरोधी पक्ष विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा तब तक सत्ता पक्ष पूरी सत्यता के साथ काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर सत्ता से 100% आपको लेना है तो आपको विपक्ष को मजबूत होना ही पड़ेगा। अच्छी बात है कि उमा जी ने अच्छे सवाल उठाए हैं, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिन योजनाओं का यहाँ लोकार्पण हुआ है उनमें से अधिकांश योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा कार्योजित होनी, चाहे वो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही हो या मेडिकल कॉलेज की बात हुई हो, क्योंकि वो 90-10 के रेशियो में केंद्र सरकार द्वारा ही पोषित है। इससे पहले भी यहाँ पे 2 मेडिकल कॉलेज की स्थापना रही है और अन्य 3 मेडिकल कॉलेज यहाँ पे प्रस्तावित हैं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। और जो देवप्रयाग वाले बात हुई है, तो इन तमाम सारी विषयों पे ये तो केंद्र की योजनाएं हैं, और अगर नहीं करेंगे तो अगली बार क्योंकि 2024 में भी तो चुनाव है, फिर जनता से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। तो जनता तो मोदी के साथ ये सबसे बड़ी उनकी खूबी है कि वो अपने ऊपर सवाल नहीं खड़े होने देते। बिल्कुल। वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूकेडी नेता है। वीरेंद्र जी, मोदी जी आज आए और 18,000 करोड़ की सौगात दे दी उत्तराखंड को, इसे आप कैसे देखते हैं? नमस्कार, के इंडिया न्यूज का मैं पहले से धन्यवाद देना चाहूंगा। आज हमारा उत्तराखंड को बने 21 साल हो गए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 18,000 करोड़ के जो घोषणा दे गए हैं, रोड के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप उसको देखें तो घोषणा पत्र में रोड के अलावा कुछ नहीं है। उत्तराखंड की जो मूल सुविधाएं हैं, राजधानी के आरक्षण, भू कानून, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, 14 लाख बेरोजगार हो चुके हैं और ये बुरा हाल है। देखिए, मोदी जी अपनी जगह ठीक है, हम कहते हैं हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हम उनको सैल्यूट भी करते हैं। लेकिन आज उत्तराखंड की राज्य देख लीजिए, स्थिति देखिए, 3 मुख्यमंत्री, जिससे इससे पूर्व जी भाई ने मेरे को जिन्होंने बोला बिल्कुल सत्य बोला है कि 3 मुख्यमंत्री दे दिए हैं, करोड़ों रुपए का एक मुख्यमंत्री को पालना पड़ रहा है। और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हमारा जीके में सबसे टॉप लेवल पे पहुंच चुका है, हंसी का मजाक बन चुका है उत्तराखंड कि भाई हमने 3 मुख्यमंत्री दिए हैं एक साल में। और उसके बाद मोदी जी उत्तराखंड के विकास के बारे में कुछ नहीं बोल के गए, सिर्फ रोडों के बारे में। रोड बना दो, चाहे गाँव जहाँ रोड पहुंच रही है वहां के रोड गाँव खाली हो जाए, वहां बेरोजगारी से लोग मर जाए, नशे में बर्बाद हो जाए, उसके बारे में कोई जो मूल सुविधा उत्तराखंड का जो धरोहर थी। आज उत्तराखंड क्रांति दल का एक नेता होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा, आज हमने जुलूस निकाला और काले झंडे दिखाए, काले गुब्बारे छोड़े, लेकिन प्रशासन ने हमें केंद्रीय कार्यालय से ही बाहर निकलते ही हमें अरेस्ट कर लिया। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मीडिया कवरेज, हमें बहुत कम लोग हमें कवरेज किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सारा मीडिया उन्होंने वही अपने प्लेटग्राउंड में लगा था। और जो लोग हमने कईयों से वार्ता करी, जितने भी लोग आए थे, वीरेंद्र जी हम आपको मौका दे तो रहे हैं बोलने का, बोलिए, जो आपका मन कर रहा है बोल लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ। आज जो लोग यहाँ से, जो जितने भी लोग वहाँ पे जनसभा में गए हैं, वो सुनने के लिए गए हैं, वो 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक दिहाड़ी मजदूरों को लेके गए हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज हमारे उत्तराखंड को बड़े 21 साल हो गए हैं। मोदी जी आते हैं, चुनाव के 5 साल पहले भी आए थे, 2016 में भी आए थे, जुमलेबाजी गए, पर अब उनकी मोदी जी की जो लहर थी 2017 में, वो लहर अब खत्म हो चुकी है। उत्तराखंड का कोई विकास नहीं, उत्तराखंड का नाश हो चुका है। हर आदमी, नेता मस्त है, जनता रस्त है। और ये दोनों पार्टियां जो हम कहेंगे राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों दल बदलू के रहे हैं। इधर कभी इधर नेता कांग्रेस, कभी बीजेपी और नेता, इन लोगों ने छलावा किया है हम लोगों के साथ। और उत्तराखंड क्रांति दल जिसने राज्य बनाया, जिसने निर्माण किया, जिसने योगदान दिया, जिसने साथ दी, आज उसके साथ ही ये लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारी छवि को, हमारी जो क्षेत्रीय पार्टी को बदनाम करने के लिए तुले रहते हैं हमेशा। मैं इन सभी नेताओं को चैलेंज करता हूं, अगर इन पे हिम्मत है तो हमसे वार्ता करें, हमसे बताए, सच्चाई बताए। अगर आप उत्तराखंड में देखें, 80,000 करोड़ का सबसे बड़ा मालिक, आज अगर आज का अखबार उठा के देखें तो सतपाल महाराज जी को सबसे बड़ा रिच बता दिया गया है, सबसे बड़ा विधायक। ठीक है वीरेंद्र जी, आपके पास वापस आएंगे, आपसे भी अभी और डिटेल पर इस पे बात हम करेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं देवभूमि के दंगल में मोदी आए, सौगात लाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड वासियों को 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है, सौगात दी है। चर्चा इसी पर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, चढ़ हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सर, सिट डाउन। थैंक यू सर। अच्छा, आप तो यूपी से ही है ना? जी सर। भाई, यूपी की इमेज तो बहुत ही खराब है, बस भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी। ना या किसी को जनता की भलाई से कुछ लेना देना है
और ना प्रदेश की तरक्की से। सर, आप शायद पुराने बीमारू यूपी की बात कर रहे हैं। आज का उत्तर प्रदेश बहुत बदल गया है। आज हमारा यूपी नंबर 1 है। क्यों मजाक कर रहे हो यार? नहीं सर, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे के मामले में पूरे देश में नंबर 1 है सर, और देश के सबसे ज्यादा एयरपोर्ट भी हमारे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। सैमसंग से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री लगा रही है। तो जो उत्तर प्रदेश आप अपने दिमाग में लिए हैं ना सर, उसे बदल दीजिए, क्योंकि पिछले 4.5 सालों में हमारा यूपी नंबर 1 हो चुका है। लंबे लंबे एक्सप्रेसवे, बढ़के एयरपोर्ट, भ्रष्टों को मिलती है जेल, ईमानदार को फुल सपोर्ट। चुटबइये हो चाहे माफिया, कर दिया सबको डिपोर्ट। काम किया दमदार है, माफियाओं का बंटाधार है। सरकार जो पहले चलाते थे वो गुंडे सभी बेकार है, खिली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, भी आशाओं को एक नई उड़ान है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। सोच ईमानदार, काम दमदार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं मोदी आए सौगात लाए। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भाजपा एक बार फिर से 2022 में मोदी मैजिक के सहारे सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है, और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून में विशाल जनसभा आयोजित की गई। प्रधानमंत्री की जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक और उत्तराखंड से अपना गहरा लगाव बताया, तो साथ ही विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने इस दौरान धामी सरकार की पीठ भी थपथपाई। साथ ही प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड राज्य को 18,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी है। वहीं विपक्षियों ने प्रधानमंत्री के देहरादून दौरे का विरोध किया। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए काले झंडे दिखाए, और आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। विकास की बात तो की ही प्रधानमंत्री ने, साथ ही साथ विपक्ष पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो खुद बिखरे हुए हैं वो उत्तराखंड को कैसे सुधारेंगे या कैसे सुलझाएंगे। जनता को सौगात दी है उन्होंने। 2022 में उत्तराखंड चुनाव भी हैं, और आपको बता दें कि विपक्ष इसे चुनावी एजेंडा बता रहा है और लोक लुभावन चीजें बता रहा है। वो कह रहा है कि 18,000 करोड़ की जो परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अब प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उन्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था, ताकि उससे उत्तराखंड का भला हो सकता है। हालांकि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री आज उत्तराखंड में सौगात देकर गए, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी भी लगातार हमलावर हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री के आज इस दौरे का उन्होंने विरोध भी किया काले झंडे दिखाकर। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि जनता को सौगात दी है तो क्या मिलेगा वोट। जो मिथक हमेशा से चला आ रहा है उत्तराखंड में कि एक बार भाजपा की सरकार रहती है, एक बार कांग्रेस की सरकार रहती है, तो क्या हमें फिर से एक बार भाजपा की सरकार देखने को मिलेगी? क्या एक बार फिर मोदी मैजिक चलेगा, या फिर जो इससे पहले चला आ रहा है हम वही देखेंगे? कांग्रेस या हमारे पास इस बार आम आदमी पार्टी अभी तीसरे विकल्प के रूप में उत्तराखंड में है। तो देखना होगा 2022 में किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं, और कुलदीप जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था, और उमा जी अभी इस बात को कह रही थी कि पहले अगर वो आकर ऐसे योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते तो शायद कहीं ना कहीं उत्तराखंड का भला बहुत पहले हो गया होता। इस बात को आप कैसे देखते हैं? इस बात से आपको क्या लगता है कि हाँ, अगर पहले केंद्र की तरफ से और मदद मिल जाती तो शायद उत्तराखंड की तस्वीर कुछ और होती?
देखिए ये पूरा अगर हम पूरे कार्यक्रम को देखें, पूरे घटनाक्रम को देखें जी, जो आज हुआ है, जो आज का कार्यक्रम रहा है, और इससे पहले जो राज्य में केंद्र की घोषित योजनाएं हैं, उनकी जो स्थितियां हैं, तो कहीं ना कहीं वो राज्य के हित में रही जी। और अभी जो दिल्ली हरिद्वार देहरादून कॉरिडोर की जो बात हुई है, ये कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर कहीं ना कहीं भविष्य में बेहद लाभकारी साबित हो सकता है जी, क्योंकि जो औद्योगिकरण है वो उत्तराखंड के मैदानी जिलों में, खासकर देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में ज्यादा है जी। तो इन मैदानी जिलों में अगर ये रोड कनेक्टिविटी ज्यादा बेहतर हो गई, सुगम हो गई, तो इससे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत बढ़ावा मिलेगा और जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़ी इंडस्ट्री हैं, वो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, खासकर देहरादून और हरिद्वार में आएंगी, तो गढ़वाल के इस क्षेत्र में जो रोजगार की संभावनाएं हैं वो भी बढ़ेंगी। तो मैं इसको बड़े सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता हूँ कि अगर ये होता है तो ये राज्य के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है अगर ये अपनी परिणति पर पहुंचता है, ये अपनी निर्माण कार्य पूरा हो पाता है। जैसा उमर जी ने कहा कि वास्तव में चुनाव के बाद की स्थिति क्या होती है, तो वो तो एक प्रश्न चिन्ह तो रहता ही है व्यवस्थाओं पर और राजनीतिक। तो अगर ये होता है तो ये राज्य के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा, खासकर उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल क्षेत्र के लिए। जी, हमारे साथ गोपाल जी भी लगातार बने हुए हैं। गोपाल जी, विपक्ष ने आज जमकर विरोध किया है प्रधानमंत्री के इस दौरे का, काले झंडे दिखाए हैं जगह जगह पर। यूकेडी के जो नेता मासे वीरेंद्र जी भी हैं, उन्होंने भी इस बात को बताया कि उनकी तरफ से भी आज विरोध किया गया प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विपक्ष पर काफी हमलावर हुए, विपक्ष को ऊपर भी जमकर निशाना साधा है। अब विरोध क्या है, चुनाव का समय आ गया जी, और विरोध करेंगे जितना ज्यादा तो विपक्ष के लोग, विपक्ष की पार्टियां ये समझती हैं कि शायद जनता का जुड़ाव उनके साथ होगा। यही बात तो विपक्ष भी कह रहा है गोपाल जी कि आप चुनाव नजदीक आ गया इसलिए आप परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, इससे पहले 4.5 साल तक तो कुछ किया ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये चुनाव में ही घोषणा नहीं करती है, ये पूरे वर्ष पर्यंत देश हित में घोषणाएं और काम, शिलान्यास और उद्घाटन करते रहती है। धरातल पे कुछ नहीं होता। मोदी जी हमारे देवभूमि में आए हैं तो बड़ा व्यक्तित्व है, देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, तो आएंगे तो कुछ देके जाएंगे ही जाएंगे। और ये हमारा सौभाग्य है, सारे विपक्ष, यूकेडी, कांग्रेस, आप सब ने तहे दिल से स्वागत करना चाहिए कि मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है गोपाल जी, रुक जाइए। अभी इससे पहले जब 2 बार मोदी जी आए थे और कुछ भी देकर नहीं गए थे तो इसका भी विरोध किया था विपक्ष ने कि 2 बार आ चुके हैं प्रधानमंत्री लेकिन किसी तरीके की कोई सौगात नहीं दी। अब 2022 में चुनाव है तो 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर दिया प्रधानमंत्री ने। 18,000 करोड़ रुपया जब वो दे के गए हैं, किस लिए देके गए पता है? आप देखिए विगत 5 सालों में केंद्र की पॉलिसी लेके जा रहे हो, क्या मिला केंद्र को? वीरेंद्र जी जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, प्लीज। हाँ चलिए बोलिए। आप दंगल में नहीं है ना, हम दंगल में नहीं है। अगर मैं गलत बोलूं उसके बाद आपका नंबर आए, आप जरूर बोले। गोपाल जी, आप बात को पूरा करिए और मेरे प्रश्न का भी उत्तर दीजिए। जी आपका प्रश्न एक बार दोहराएंगे प्लीज। जी वीरेंद्र जी, मैं यही बात कह रही हूँ कि विपक्ष इस बात को कह रहा है कि इससे पहले भी 2 बार मोदी जी आ चुके हैं, 3 महीने में ये उनका तीसरा दौरा है। 2 बार जब इससे पहले आए थे तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा था कि वो आए तो उत्तराखंड को क्या देकर गए, और उसके बाद ऑक्सीजन प्लांट के लिए। रुक जाइए गोपाल जी, रुक जाइए, मैं अपनी बात को पूरा कर लूं। उसके बाद आए, ऑक्सीजन प्लांट देकर गए, उसके बाद सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट देकर गए, और उसके बाद आज जब आए हैं तो 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके गए हैं। चूंकि चुनाव नजदीक है, विपक्ष लगातार ऐसे सवाल उठा रहा है, इसका क्या जवाब है आपके पास? बिल्कुल मेरे पास इसका जवाब ये है कि अभी तक विपक्ष कह रहा था कि 2 बार आए, कुछ नहीं देकर गए, तो विपक्ष की बात मान ली। अभी कह रहे हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर देके गए। अरे भाई जो जरूरत होगी, लोग मर रहे थे, उनको बचाना था, उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, उनको आईसीयू की जरूरत थी, जो चाहिए था वो दे के गए, जिनसे जीवन प्राण मिल रहा है। पूरे प्रदेश की जनता वाहवाही कर रही कि माननीय मोदी जी ने हमारी जीवन की रक्षा की है और भविष्य के लिए हमारा जो संतानें हैं वो सुरक्षित रहेंगी। इतना बड़ा अमूल्य उपहार दे के गए हैं और आगे भी देंगे। और आज 18 1
केवल बीरेन जी कह रहे थे कि केवल रोड सड़कों के लिए दिया है जी। मेरा कहना यह है कि ये सड़कों से तो विकास होता है। हाँ, गांव खाली हो गए हैं। अरे सर, गांव खाली हो गए, गांव खाली कर दिए हैं, रोजगार है नहीं, चिकित्सा है नहीं। भाजपा 5 साल तो कुछ नहीं किया, अब कह रहे हैं लास्ट में आप घोषणा कर रहे हैं रोड बना दे। भाई गांव के गांव खाली हो गए, भाई साहब गांव के गांव खाली, प्रवासी वहीं बैठे हैं, मैं खुद देख रहा हूँ। आपकी पार्टी, अभी आप कह रहे थे कि हमने राज्य बनाया, जबकि राज्य संसद में अटल जी ने पास किया। पास नहीं किया तो आंदोलन सादत किसने दी? उत्तराखंड क्रांति दल ने। सादत कौन थे? उत्तराखंड क्रांति दल ने निर्माण किया इसका। आप खुद देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से मजबूरन था उनको पास करना, अटल बिहारी वाजपेयी हमको मजबूरन था करना। गलत बात कर रहे हैं आप। उत्तराखंड क्रांति दल की जो सादत है, योगदान है, आपने कुछ किया होता और यहाँ की जनता ने माना होता बीरेन जी, तो आप विरोध करने के बजाय आज जितनी मोदी जी की सभा थी उसके 5% लोगों को भी लाके अपनी सभा करके दिखाते। भाई साहब, आप तो किराए के लाते हो, किराए के भाड़े लेके आते हो, और काम के पीछे जनता आती है। आप तो 100 रुपए 500 रुपए की बात कर रहे हो ना। क्रांतिकारी रहे हैं हम, आंदोलनकारी, हम तो क्रांतिकारी आदमी रहे हैं, हमें गंदी राजनीति आती है हमें। हाँ, मैं स्वयं क्रांतिकारी रहा हूं, लेकिन बीरेन जी ये राज्य सही मायने में ये उत्तर प्रदेश सरकार की विधानसभा से पास हुआ और लोकसभा में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस प्रस्ताव तो मजबूरी था करना, पर जिसने इसको नाम दिया, जिसने इसका निर्माण किया, जिसने इसको साधन की, उत्तराखंड क्रांति दल ही था। आप बीडी क्या उनको भूल गए? बुढ़नी जी को भूल गए आप? बिल्कुल नहीं भूलेंगे, वो हमारे आदर्श, तो नहीं भूलेंगे। वो किसमें थे? वो किसमें थे? आप पूछिए ना, कितने लोग थे जो उत्तराखंड क्रांति दल जिन्होंने निर्माण किया? आपके साथ आज उत्तराखंड क्रांति दल को राष्ट्रीय पार्टी ने खत्म किया है। हमारे शीर्ष नेताओं को बदनाम इन्होंने किया है, हमारे शीर्ष नेताओं को उन्होंने बदनाम किया है। मैं आपको बता दूं, विरोध करने के बजाय आप, मैं कह रहा हूं कि अपने दल की 5% की संख्या का भी कहीं सम्मेलन करा लेते तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन आपको बता दें, राष्ट्रीय पार्टियां हमारे पास लोग बहुत हैं। गोपाल जी और वीरेन जी, आपके 10-5 लोग। गोपाल जी और यहाँ पर वीरेन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तराखंड के विकास के लिए कोई बात करेगा? आप अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। पार्टी की तो ये तो वही हम से विकास पूछ रहे हैं। इन्होंने विकास क्या किया? पूछे ना 5 साल में। पलायन पर कोई बात नहीं करना चाहता, भू कानून पर कोई बात नहीं करना चाहता, रोजगार पर कोई बात नहीं करना चाहता। आपने देवस्थल बोर्ड वापिस क्यों लिया? आप ये बताएं हमें, आपने किसान कानून क्यों वापिस लिया? देवस्थल बोर्ड वापिस क्यों लिया? चलिए ठीक है, वीरेन जी रुक जाइए और गोपाल जी आप रुक जाइए। उमा जी क्या कहना है आपको इसको लेकर? 3 मुख्यमंत्री जेल रहे हैं। रुक जाइए वीरेन जी, रुक जाइए वीरेन जी, रुक जाइए। उमा जी, मैं इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में जो आज की मौजूदा बीजेपी की सरकार है, उसमें कोई भी एक काम ऐसा नहीं कर पाई पिछले 4.5-5 सालों में कि जिस एक काम का जिक्र आज मोदी जी कर देते कि भाई मैंने त्रिवेंद्र जी को यहाँ मुख्यमंत्री चुना था आप लोगों ने, तो उन्होंने ये काम किया, या धामी जी ने एक काम किया। कितना बड़ा दुर्भाग्य आज उत्तराखंड की सभा होम स्टे की बात कितनी जोर शोर से और कितने बिल्कुल सही करिए मैडम, हम मैडम की बात से सहमत है। होम स्टे की जो बात इतने जोर शोर से माननीय मोदी ने रखी, पहाड़ों में जाके देखिए, पहाड़ों में जाके देखिए सारे वीरेन जी रुक जाइए, एक एक करके बोलिए। गोपाल जी रुक जाइए आप भी, उमा जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। उमा जी, और दूसरा मेरे को जो मोदी जी के भाषण से शिकायत रही वो ये रही कि मोदी जी ने लोकल मुद्दों को बिल्कुल नहीं छुआ। हमारे पलायन की कोई बात नहीं की, हमारे भू कानून की कोई बात नहीं की। इतना ज्वलंत मुद्दा इस समय है, गैरसैंण के बारे में मोदी जी कुछ भी कहकर नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ केंद्र की योजनाओं का वो यहाँ पर। रुक जाइए गोपाल जी, इसका जवाब मैं आपसे ही लूंगी। गोपाल जी रुक जाइए। सुनने में ऐसा लग रहा था मोदी जी का भाषण सुनने में, सत्ता में आप सवाल सुनने पड़ेंगे। लोकसभा का भाषण देने के लिए आए हैं। विधानसभा के चुनाव में उन्होंने लोकसभा के भाषण वाला यहाँ पे आज जो सीन था, ऐसा लग रहा था जैसे लोकसभा का भाषण देने आए हैं कि केंद्र सरकार आएगी तो उत्तराखंड को ये सब मिलेगा। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारी 1.25 करोड़ जनता का है। 57 विधायकों के साथ सत्तासीन बीजेपी की सरकार के पास पिछले 4.5-5 साल के सत्ता काल में एक कार्य भी ऐसा नहीं है जिसे कि माननीय मोदी जी बता सकते हैं कि भाई देखो आप लोगों ने उत्तराखंड में सरकार दी है तो मैंने मतलब इन लोगों ने ये काम किया। इक्का दुक्का कोई चीज होती है तो उससे
उससे देखिए उत्तराखंड का भला नहीं होने वाला कि खाली होम स्टे योजनाओं से आप उत्तराखंड का भला कर देंगे। और रावत जी आप भी जानते हैं होम स्टे योजनाओं की सच्चाई क्या है। होम स्टे योजनाएं वो लोग चला रहे हैं जो ऑलरेडी लखपति करोड़पति लोग हैं, जिन्होंने बिल्कुल सही कह रहे हैं, पता है वो सब पता है हमें, सबको मालूम है जो ऑलरेडी खाते गोपाल जी आपको भी मौका देंगे, रुक जाइए, आते आपके पास भी आते हैं, जवाब आप ही देंगे। जो मजबूर लोग हैं उन तक होम स्टे योजनाओं का जो लाभ है वो पहुंच ही नहीं रहा है, उनको यही नहीं पता कि होम स्टे योजना के रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि अपने लोगों को दे रहे हैं। वीरेंद्र जी रुक जाइए, आपके पास भी आती हूँ मैं, एक एक करके सुनिए। उमा जी अपनी बात पूरी कर लें। उत्तराखंड भाजपा के लिए मैं समझती हूँ कि आज ये गंभीर स्थिति हो गई है कि मोदी जी को दिल्ली से आकर उत्तराखंड भाजपा का जो रथ है वो अपने हाथ से खींचना पड़ता है। यहाँ पर कोई सारथी ऐसा नहीं है जो 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की बीजेपी का रथ खींच सके। तो मैं समझती हूँ कि जनता को ये चीज समझनी चाहिए कि ये चुनाव लोकसभा का नहीं है, ये चुनाव विधानसभा का है। आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहती हूँ आज के न्यूज के माध्यम से, दिल्ली में जब चुनाव थे तो वहां की जनता बोलती थी विधानसभा में केजरीवाल और दिल्ली में और लोकसभा में मोदी जी। तो वही मैं चीज यहाँ उत्तराखंड की जनता से कहना चाहती हूँ कि काम करने के लिए, लोकल काम करने के लिए मोदी जी नहीं आएंगे, लोकल काम यहीं के लोग करेंगे। सोच समझकर वोट दीजिएगा उस पार्टी को जो वाकई में लोकल काम कर पाए, विधानसभा के काम कर पाए। ये विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव नहीं है। ठीक है, दिल्ली की जनता समझदार बनिए कि विधानसभा में केजरीवाल और लोकसभा में मोदी जी। जी उमा जी, लेकिन आपको लगता है कि मोदी मैजिक काम करेगा उत्तराखंड में? देखिए मोदी जी अपने तरफ से जितना मैजिक चला चुके थे उतना वो बेचारे चला कर गए हैं। मैं फिर एक डिबेट में मैंने कल यही बात कही कि जब घर के जवान बच्चे बेकार हो जाते हैं तो बड़े बूढ़े लोगों को इज्जत बचाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। वही हाल आज मोदी जी का रहा कि उन्हें पता है कि उत्तराखंड में जो उनकी जो बीजेपी की जो सरकार यहाँ पर 3 मुख्यमंत्री बैठे हैं वो बिल्कुल कम में नहीं है। तो उन्होंने आज पूरी बीजेपी की जिताने की जिम्मेदारी अपने बूढ़े कंधों पर ली है कि ठीक है भाई, मैं ही बोलकर जाता हूँ कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ तो मैं केंद्र से आपको ये सारी योजनाएं दूंगा। तो मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड की जनता, मैं फिर से बोलूंगी, उत्तराखंड की जनता को मैं कहना चाहती हूँ कि भाई ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो आप लोगों को सोच समझ कर वोट देना है। क्या इन्हीं निकम्मे लोगों को, सिर्फ मोदी जी के नाम पर इन्हीं निकम्मे लोगों को, बीजेपी वालों को आप दोबारा से जिताएंगे? बहुत बेहतर होगा कि आप यहाँ के जो लोकल बीजेपी, यूकेडी, कांग्रेस, कोई भी, लेकिन आप मुद्दों पर बात कीजिए। जो यहाँ के लोकल फेसेस है उनको देखकर आप वोट डालिए। ठीक है गोपाल जी, मैं इसका जवाब आपसे लूंगी और वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले कुलदीप जी कुछ कहना चाहते हैं। कुलदीप जी। देखिए उमा जी ने बहुत सार्थक बातें कही हैं और उनके उसमें ये बिल्कुल बहुत अच्छा लगा उनको, जिस तरह की बातें उन्होंने राज्य के स्थानीय मुद्दों को लेकर के कही थी। मैं आपको बताऊं जैसे कि जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था तो हम लोग भी स्कूल कॉलेजों में थे और हम लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। आज ये बहुत अच्छी बात है कि आज डिबेट में यूकेडी के प्रतिनिधि भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो दौर ऐसा दौर था जब यूकेडी की तरफ से इनके नेता जब आते थे तो लोगों के इनके भाषणों को सुनकर, उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं के भाषणों को सुनकर हमारा रक्त खोल जाता था कि यार हमें लड़के लेना है, लड़के लेना, उत्तराखंड राज्य लेना है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई उसके बाद आज हम जब देखते हैं उत्तराखंड क्रांति दल को, तो मैं तो ये देखता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है उत्तराखंड में। क्योंकि राज्य बनने से पहले जो उत्तराखंड क्रांति दल था और राज्य बनने के बाद जो उत्तराखंड क्रांति दल हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं सत्ता को लेकर के एक लोलुपता देखने को मिली है। और यही कारण है कि 2002 में जब चुनाव हुआ था तो उत्तराखंड क्रांति दल की 4 सीटें आई थी। ये सीटें ज्यादा क्यों नहीं आई? उसके बाद जब 2007 का चुनाव, विधानसभा चुनाव हुआ तो इसमें से 3 सीटें उत्तराखंड क्रांति दल को प्राप्त हुई। उसके बाद 2012 में 1 सीट प्राप्त हुई, प्रीतम सिंह कुमार इनके विधायक बने। अच्छा, और फिर 2017 में भी वही। लेकिन अच्छा, गौर करने वाली बात यह है कि जब 2007 का चुनाव हुआ तो इन्हीं के फील्ड मार्शल कहे जाने वाले दिवाकर भट्ट जो प्रमुख नेताओं में रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल के, वो भाजपा के साथ संधि करके सत्ता पर बैठ जाते हैं और कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। उसके बाद जब 2012 का चुनाव होता है, कांग्रेस सत्ता में आती है, तो इन्हीं के विधायक, इन्हीं के चुनाव से विधायक बने प्रीतम कुमार सत्ता की गाड़ी पर सवार हो जाते हैं। ठीक है, और जो स्थानीय मुद्दे हैं, और ये कितनी बड़ी विडंबना है इस राज्य की कि उत्तराखंड क्रांति दल जो इस राज्य का मूल राजनीतिक दल है वो राज्य के स्थानीय मुद्दों को लेकर के उतना मुखर नहीं है। और अगर मैं ये कहूं कि आम आदमी पार्टी
जो दिल्ली में सियासत कर, दिल्ली में अपना मॉडल दिखा करके उत्तराखंड में राजनीति करने आई है, तो वो दल यहाँ करके यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर के ज्यादा मुखर दिखाई देता है। जबकि उत्तराखंड क्रांति दल जो यहाँ का स्थानीय मुद्दा है, जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, वो उतना मुखर नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल कुलदीप जी, हम लगातार इसी बारे में बात करते हैं। हम पिछले 3 दिन से यही बात कर रहे हैं होगा कि वो क्यों पिछड़ी। यूपीडी को ये सोचना होगा कि वो क्यों पिछड़ी। वो उन उत्तराखंड इतने मुद्दे, इतने जन मुद्दे, जिन नेताओं की आवाज पर पूरा उत्तराखंड उठ खड़ा होता था, जिन नेताओं की आवाज से पूरा उत्तराखंड, ये मुजफ्फरनगर होते हुए दिल्ली पहुंचा और उतना बड़ा मुजफ्फरनगर कांड हुआ, ठीक है ना। आज वो नेता क्यों पिछड़ गए? कहां वो नेपथ्य में है? कहां है काशी सिंह ऐरी? कहां है दिवाकर भट्ट? तो ये तो यूकेडी को कहीं ना कहीं अपने उसमें झांकने की जरूरत है कि वो क्यों पिछड़ी, क्यों उत्तराखंड के लोगों ने यूकेडी को नकार दिया, कितना वोट परसेंटेज है यूकेडी के पास, और अगर है क्यों नहीं, क्यों? ये सवाल कहीं ना कहीं यूकेडी को अपने भीतर झांकना होगा, क्योंकि एक आस के रूप में ये राज्य कहीं ना कहीं, और जहां तक मैं यूकेडी के प्रवक्ता अभी ये बात कह रहे थे कि हमें मीडिया ने कवरेज नहीं दिया, भाई साहब ये मीडिया ही है जिसने उत्तराखंड क्रांति दल के अस्तित्व को रखा है, वरना आप तो कहीं मुद्दों पर, किसी मुद्दे पर, उत्तराखंड में इतने मुद्दे हैं, ये हम राजधानी, अस्थायी राजधानी देहरादून में है, आपने तो गैरसैंण को लेकर के भी उतनी मुखरता नहीं दिखाई है। उठो चलो झारखंड, उत्तराखंड के आंदोलन की जो लड़ाई के जो जनगीत थे वो आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं, क्योंकि हमने भी वो लड़ाई लड़ी है। और आज उत्तराखंड देहरादून में इतने जन मुद्दे हैं, इतने सारे मुद्दे हैं, कहीं हमें उत्तराखंड की क्रांति दल सरकार को घेरता हुआ नहीं दिखाई देता, कहीं वो जनता के मुद्दों पर मुखर नहीं दिखाई देता। तो इसलिए कहीं ना कहीं जनता उत्तराखंड क्रांति दल सोचना हो। बिल्कुल वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है। मैं जल्दी वापस आती हूँ और उसके बाद सीधे आपका रुख करेंगे हम। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं, मोदी आए सौगात लाए, चर्चा इसी पर वक्त हो गया। एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर।
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं मोदी आए सौगात लाए, लेकिन विपक्ष के निशाने में क्यों आए। विपक्ष कहीं ना कहीं लगातार काले झंडे दिखाकर विरोध करता रहा प्रधानमंत्री के इस दौरे का। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, सीधे वीरेंद्र जी का रुख करते हैं। विनय जी, अब आप उनकी बात को पूरा कर सकते हैं। नमस्कार के न्यूज इंडिया का। सर्वप्रथम तो मैं यशस्वी आदरणीय महान पुरुष नरेंद्र सिंह मोदी जी का स्वागत करता हूं कि आप उत्तराखंड में आए और हमारे उत्तराखंड की शोभा बढ़ाई। लेकिन जो घोषणाएं करी हैं आपने, जो जुमलेबाजी आप करके चले गए कि 18,000 करोड़ के रोड बनाएंगे, और अगर आज का अखबार उठा के देखें, आप पास सब कुछ देखें, तो रोडों पर ही घोषणाएं हैं जो मूल सुविधा नहीं है। अगर आपको बता दूं इन लोगों को क्यों हमारे यूकेडी से दहशत थी। कल रात को हमारे जो कार्यकर्ता थे नजरबंद कर दिए गए, आज सुबह हमें घर पे उनको गिरफ्तार कर दिया गया, इसमें परिमल रावत, सुमेश बुढ़ाकोटी, सुलोचना रावत, शकुंतला रावत, ऐसे कई लोगों को नजरबंद कर दिया गया। क्यों किया गया पुलिस ने? आप बताओ कि काले झंडे दिखाएंगे, मोदी जी को हकीकत बताएंगे, क्योंकि ये हमारी हकीकत मोदी जी तक नहीं पहुंचाना चाहते, पहली बात। और आज हमारे केंद्र कार्यालय में ही पुलिस दल बल के साथ सुबह 6 बजे से यहाँ पर बैठ गई। केंद्रीय अध्यक्ष श्री कासिंग जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पे रैली निकाली, आक्रोश रैली निकाली और काले झंडे दिखाए, काले बैलून छोड़े, और पुलिस प्रशासन ने हमें बाहर निकलते ही हमें गिरफ्तार कर लिया। तो कहीं ना कहीं यूकेडी की दहशत है। और यूकेडी में जिस तरह दोनों भाई बोल रहे थे ना, आरोप लगा रहे थे, यूकेडी कुछ नहीं है। यूकेडी के जो लोग थे क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे। और दूसरी बात, ये जो बदनाम किया गया हमारे कासिंग जी को, हमारे दिवाकर भट्ट जी को, ये सब दोनों राष्ट्रीय पार्टी की चाल थी कि कैसे क्षेत्रीय पार्टी को खत्म किया जाए। अब वो दौर और वो नया वक्त बदल चुका है कि यूकेडी नए रूप में आ चुके हैं। अगर आप देखें श्रीनगर में मोहन काला जी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, धन सिंह रावत जी भागने को तैयार है। चोपड़ा खाल में मैं तैयारी कर रहा हूँ, सतपाल महाराज जी की हमने बत्ती बंद कर रखी है, वो भी भागने को तैयार है। शिव प्रसाद सेमवाल जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है वहां से डोईवाला ब्लॉक से, वो भी भागने को तैयार है। तो हमारे पुष्पेश त्रिपाठी जी, ऐसे कई नेता हैं, अगर मैं गिना दूं तो अनगिनत नेता हमारे साथ आ चुके हैं युवा, क्योंकि हम लोग वही लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड बनाने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आज कहते हैं कि यूकेडी कुछ नहीं है, हमारे दिल हम चाहते हैं, पर चाहते क्यों नहीं? मैं कहता हूँ भाई लोगों, कदम जो भी कदम छो तुम, जितना भी छो हमारे साथ आवा, बूंद बूंद से घर बोलू ना कारा तुम भगड़ा छो राष्ट्रीय पार्टी भरोसा क्यों मित्र कुछ दे ली। अरे कद खाड़ तुमल तू ही रोटी भक्त की मिल तुम चंद, अब तुम लदड़ भर के तुम्हारे पेड़ चल। अरे तुमने बड़े बड़े फार्म हाउस खोल दिए, बड़े बड़े रिजॉर्ट खोल दिए, भू माफिया देखिए। अगर आपको मैं जाऊं कि न्यूज को चैनल को बोलना चाहूंगा कि अक्षय ऊर्जा प्लांट के नाम से सतपुली में जाएं, उसमें त्रिवेंद्र रावत, तीरथ सिंह रावत, सतपाल महाराज निशंक सबकी पत्ती है। वहां पे बहुत भयंकर 500 नाली दी थी लोगों ने, वहां के उन्होंने 1300 नाली कब्जा कर लिए, चारागाह कब्जा कर लिए, और नदी नाले सब कब्जे कर लिए, और पूरे बड़े बड़े भूमाफिया। चलिए ठीक है वीरेंद्र जी, वक्त की बहुत कमी है, फिलहाल चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं मोदी आए सौगात लाए, और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का निधन हो गया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 दिनों से अपोलो अस्पताल में भर्ती थे। उनकी बेटी मल्लिका दुआ ने इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी थी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का हुआ निधन। 5 दिनों से अपोलो अस्पताल में भर्ती थे। बीते 5 दिनों से बीमार चल रहे थे, आईसीयू में भर्ती थे। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का निधन हो गया है। और हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक जी दुर्गेन्द्र सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेन्द्र जी, विनोद दुआ जी जो कि जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका आज निधन हो गया। निश्चित तौर पर यशी हम सब पत्रकारों के लिए बहुत दुखद खबर है। जब हम लोगों ने आंखें खोली इस पत्रकारिता में, तो विनोद जी टीवी पत्रकारिता की अगुवाई कर रहे थे। इस देश में जब टीवी पत्रकारिता इमर्ज कर रही थी, आप एक शुरुआती दौर में, जब आप मानिए दूरदर्शन का दौर था, जब ये प्राइवेट चैनल न्यूज चैनल नहीं थे, उस वक्त विनोद जी ने भारतीय टीवी पत्रकारिता की अगुवाई की। मुझे याद पड़ता है डॉक्टर प्रणव राय, विनोद दुआ और एसपी सिंह, ये 3 नाम एक साथ काम कर रहे थे।
दुखद बात यह है कि 1997 में एसपी इस दुनिया से चले गए। अब हमने विनोद दुआ जी को खो दिया। निश्चित तौर पर अगर आप कहें आम आदमी की आवाज, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में समझौता ना करने वाले पत्रकार, हाल के 5-7 सालों से जो उनके तेवर थे वो एक तरीके से लगातार वो सत्ता प्रतिष्ठान को कटघरे में खड़ा करें, तो शुरू से उनका ये नजरिया रहा है कि वो जन सरोकारी पत्रकारिता, जनवादी पत्रकारिता के पक्षधर रहे हैं। और अकेले वो तमाम किसी बहुत बड़े संस्थान से जुड़े न होने के बाद भी विनोद दुआ अपने आप में एक बहुत बड़े संस्थान थे। तमाम संस्थान उनके आगे बौने प्रतीत होते हैं और पत्रकारिता की अलग जगह रखी। बहुत सारे उनके निंदक भी होंगे, बहुत सारे आलोचक भी होंगे, लेकिन हमारे जैसे उनके प्रशंसक भी हैं कि नई पीढ़ी के लिए, हमारे आपके लिए, और जो पत्रकारिता को थोड़ा बहुत समझते हैं, उसको जीते हैं, उनके लिए आज ये बहुत दुखद समय है, बहुत दुखद खबर है। जी बिल्कुल दुर्गेंद्र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ जी का निधन हो गया है। काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे, 5 दिनों से अपोलो अस्पताल में भर्ती थे। इस बात की जानकारी उनकी बेटी मल्लिका दुआ ने ट्वीट कर दी थी और आज उनका निधन हो गया है। अपूर्णीय क्षति है टीवी जगत के लिए और 5 दिनों से अपोलो अस्पताल में आपको बता दें कि वो भर्ती थे। और के न्यूज़ की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे, वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का निधन हो गया। और देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।